नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं एमीटर के बारे में। कक्षा 12 का महत्वपूर्ण टॉपिक है। एमीटर होता क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसको किस तरीके से तैयार करते हैं, इसकी बनावट क्या होती है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं एमीटर है क्या। तो एमीटर के द्वारा धारा का मापन किया जाता है। धारा का मापन करने के लिए इसका उपयोग होता है, मापन में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो धारा का मापन करने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो फिर धारा मापी और एमीटर में क्या डिफरेंस रह जाता है? तो धारा मापी धारा की दिशा का भी मापन करता है। यहां पर जो एमीटर है वो दिशा का मापन नहीं करता है दोस्तों। फिर हम बात करें कि जो आदर्श एमीटर होता है, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है दोस्तों शून्य होना चाहिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, शून्य होता है। हालांकि ये व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। जो वास्तविक एमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध है वो शून्य पॉसिबल नहीं होता। वास्तविक एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध होता है, कुंडली से जुड़े हुए जो वायर्स हैं उनका प्रतिरोध होता है। एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध होता है, वायर्स का भी प्रतिरोध होता है। इसलिए जो कोई भी एमीटर है उसका वास्तविक या व्यवहारिक जो एमीटर होते हैं उसका प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता, अर्थात आदर्श एमीटर पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो एमीटर है उसमें प्रयुक्त कुंडली का जो प्रतिरोध है वो अल्प रखना चाहिए। जितना हो सकता है उतना कम से कम रखिए। जितना कम होगा जो एमीटर है उसकी सुग्राह्यता उतनी ही अच्छी होगी। अब देखिए दोस्तों, जो एमीटर है उसका निर्माण कैसे करेंगे। जो हमने धारा मापी पढ़ा है और उसमें भी किलकित कुंडली धारा मापी, जो किलकित कुंडली धारा मापी है उसकी सहायता से हम एमीटर का निर्माण करते हैं। जो किलकित कुंडली धारा मापी है समांतर क्रम में, किलकित कुंडली धारा मापी के समांतर क्रम में संट प्रतिरोध का संयोजन करके इसका निर्माण किया जाता है। संट प्रतिरोध जोड़कर, संट प्रतिरोध जोड़कर एमीटर का निर्माण करते हैं। एमीटर का निर्माण किया जाता है, एमीटर को बनाया जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, यहां पर इस चीज को समझ लेंगे कि जो धारा मापी है उसके समांतर क्रम में जैसे ही हम संट प्रतिरोध जोड़ेंगे तो जो धारा मापी है और जो संट प्रतिरोध आपस में मिलकर जो व्यवस्था है वो एमीटर बदल जाएगी, एमीटर के तुल्य होगी, एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो संट प्रतिरोध है होता क्या है, एक अल्प मान का प्रतिरोध होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो काफी कम होती है, अल्प मान का प्रतिरोध होता है, अल्प मान का प्रतिरोध होगा दोस्तों। और ये धारा मापी के समांतर क्रम में संयोजित होता है, ये हमने बता दिया। जबकि धारा मापी खुद, धारा मापी या जो एमीटर होता है ये दोनों मतलब श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। एमीटर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। जिस वायर में से बहने वाली धारा का मापन करना है उसके श्रेणी क्रम में एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि जो एमीटर है उसका निर्माण किस तरीके से होता है, बनावट, कंस्ट्रक्शन, रचना। तो आप किसी एमीटर की रचना यहां पर अब देखने वाले हैं। देखिए, आपने धारा मापी की बनावट नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। सिमिलर उसी तरीके से यहां पर होने वाला है दोस्तों। ये हमारे पास में दो अवतलाकार कटे हुए चुंबक हैं। आप दो की बजाय एक घुड़नाल चुंबक भी, नाल चुंबक भी कह सकते हैं। ये हमारे पास में
उस चुंबक का N सिरा और उस चुंबक का S सिरा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से है कि यहां से ये वाला जो भाग है वो अवतलाकार है, ये वाला भाग है वो भी अवतलाकार है, और इसको मोड़कर इस तरीके से एक दूसरे के सामने ले आते हैं। ये इस तरीके से एक चुंबक होती है। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये इस तरीके से व्यवस्था होती है इनकी, ये इस तरीके से चुंबक होगी एक्चुअल में। तो यहां वाली व्यवस्था हमने इधर दिखाई आपको, इतनी सी। ये एक अवतलाकार पृष्ठ, ये अवतलाकार पृष्ठ, तो इसको आप दो चुंबक कह दो, अलग अलग दो ले लीजिए, या एक ही चुंबक को इस तरीके से मोड़कर व्यवस्थित कर दीजिए। दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हैं। हम कहने में तो ये कह देते हैं कि शक्तिशाली अवतलाकार चुंबक होते हैं, बट ये दो की बजाय एक ही चुंबक होते हैं दोस्तों। इन दोनों चुंबकों के मध्य भाग में एक आयताकार कुंडली होती है। इस आयताकार कुंडली पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं। विद्युत रुद्ध तांबे के तार का अर्थ है कि एक वायर से दूसरे वायर में करंट फ्लो नहीं होती। जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर पॉलिश चढ़ी हुई होती है, कुचालक पॉलिश चढ़ी होती है दोस्तों। ये जो कुंडली है एक्चुअल में एल्यूमिनियम की होती है, उसके ऊपर तांबे के तार छड़े होते हैं, और उसके मध्य भाग में इस तरीके से एक बेलनाकार क्रोड रखा जाता है जो कि कच्चे लोहे का बना होता है दोस्तों। यहां पर इस कुंडली के ऊपरी तथा निचले सिरे को चूल में लगा दिया जाता है। किलकित कुंडली धारामापी है, और किलकित कुंडली धारामापी के अंदर ये जो दोनों वायर से दोनों जो सिरे हैं वो चूल में टिके होंगे। ये चूल है, इसको हम चूल कह रहे हैं दोस्तों, और यहां पर भी ये चूल है, और ये एक कील नुमा संरचना इस वाले भाग में टिकी होती है, घूमने के लिए स्वतंत्र होती है दोस्तों। यहां से आप देखेंगे कि ये हमारे पास में जो धारामापी है, इसमें इधर पाठ्यांक मापने के लिए एक संकेतक लगा होता है। इसमें जो पाठ्यांक होंगे दोस्तों, यहां से शून्य से स्टार्ट होंगे, शून्य वाला पाठ्यांक आएगा, फिर पाठ्यांक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जबकि धारामापी में जो शून्य वाला भाग है वो बीचों बीच यहां पर होगा, इधर एक तरफ बहने वाली धारा के लिए, इधर दूसरी तरफ बहने वाली धारा के लिए विक्षेप देता है दोस्तों। यहां पर एक स्प्रिंग लगी होती है, यहां पर एक स्प्रिंग लगी होगी, और वो स्प्रिंग इससे जुड़ी होती है, और इधर भी दूसरे वाले हिस्से पर भी एक स्प्रिंग का संयोजन किया जाता है। और दोनों स्प्रिंगों के मध्य भाग में हम जो संड प्रतिरोध है उसको संयोजित करते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारे पास में दूसरी वाली स्प्रिंग है, इसको हम इस तरीके से कह दें, इसको आप समझेंगे दोस्तों। ये हमारे पास में एक टर्मिनल है जिसको हम T1 कह दें, ये हमारे पास में दूसरा टर्मिनल है जिसको हम T2 कह दें, और इन दोनों के मध्य भाग में दोनों टर्मिनल से इस धारामापी के समांतर क्रम में यहां पर हमने ये जोड़ा है संट प्रतिरोध S, और इससे हम जो बाहरी वायर जिसमें से जो धारा आती है उसको जोड़ देंगे। ये हमारे पास में दोनों टर्मिनल से जुड़ने वाले वायर होते हैं। ये संट प्रतिरोध है दोस्तों। आप लोगों की इसकी बनावट समझ में आई होगी, एक बार फिर से समझ लेंगे। ये हमारे पास में यहां पर दो अवतलाकार कटे हुए चुंबक होते हैं जो कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम में आते हैं। कटे हुए चुंबक होते हैं। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस आयताकार कुंडली के समांतर होनी चाहिए। ये हमारे पास में यहां पर है कुंडली जो कि आयताकार होती है, जिस पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं। ये यहां पर है कच्चे लोहे की क्रोड। कच्चे लोहे की क्रोड के दो उपयोग हैं, एक तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में, साथ में ये धारामापी में अवमंदन उत्पन्न करने के काम में भी आती है। यहां पर दो स्प्रिंग लगी होगी, एक स्प्रिंग यहां है, दूसरी वाली स्प्रिंग यहां है। ये जो स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग, वो इस कुंडली में उत्पन्न जो प्रत्यानयन बलाघूर्ण है उसका विरोध करती है, प्रत्यानयन बलाघूर्ण उत्पन्न करती है, उसको मूल अवस्था में माध्य स्थिति में
प्रारंभिक स्थिति में लाने का कार्य करती है दोस्तों। ये यहां पर जुड़ा हुआ है संकेतक, ये जो रेखा हम दिखा रहे हैं ये वाली, ये संकेतक है जो कि एल्यूमिनियम का बना होता है। इस स्प्रिंग और इस वाली स्प्रिंग दोनों के मध्य भाग में यहां पर हमने शंट प्रतिरोध जोड़ा है और इन दोनों टर्मिनल से हमने इस पूरी व्यवस्था को श्रेणी क्रम में धारा मापन के लिए संयोजित करते हैं दोस्तों। यहां पर ये थी हमारे पास में एमीटर की बनावट, संरचना। अब हम यहां पर देखेंगे कि जो एमीटर है उसकी प्रास क्या होगी और इसके साथ में यहां पर हम देखेंगे एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हमने जो अभी डायग्राम बनाया था, एमीटर का निर्माण किया था, उसको हमने सिंपल तरीके से दिखाया है। ये धारा मापी है, ये हमारे पास में उसके दोनों टर्मिनल हैं T1 और T2 और उन दोनों के समांतर क्रम में हमने ये शंट प्रतिरोध जोड़ दिया है दोस्तों। यहां से ये जो पूरी व्यवस्था है, यहां से लेकर यहां तक की पूरी व्यवस्था है, इसको हम एमीटर कहते हैं। तो ये एमीटर में जो धारा प्रवेश कर रही है वो तो है I। एमीटर से में जो धारा प्रवेश करती है उसमें से IG हिस्सा धारा मापी में चला जाता है और IS हिस्सा उसका शंट प्रतिरोध में से चला जाता है। तो यहां पर हमारे पास में एक रिजल्ट तो ये निकला कि जो कुल धारा है वो दो टुकड़ों में टूट जाती है, एक तो धारा मापी में से बहती है, दूसरी शंट प्रतिरोध में से प्रवाहित होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो शंट प्रतिरोध में से बहने वाली धारा है वो कुल धारा में से IG को घटा देंगे। जो IG है वो धारा मापी में से बहने वाली धारा है। यहां पर आप देखेंगे कि जो T1 और T2 है उन दोनों के मध्य भाग में एक तो धारा मापी और शंट प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, दोनों समांतर क्रम में हैं। और जब समांतर क्रम में ये इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं तो इनके ऊपर जो विभव पतन होता है वो सेम होता है और वहीं से हम जो एमीटर है उसकी प्रास फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। कैसे? T1 व T2 के बिंदुओं के मध्य जो धारा मापी और शंट प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में है। धारा मापी G और शंट प्रतिरोध S। शंट प्रतिरोध S समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में संयोजित है दोस्तों। और जब समांतर क्रम में संयोजित हैं तो उनके ऊपर विभव पतन सेम होगा। इस पर वोल्टेज ड्रॉप, इस पर वोल्टेज ड्रॉप सेम होना है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि IG इंटू कैपिटल G, ये जो कैपिटल G है वो दोस्तों इस धारा मापी का प्रतिरोध है। धारा मापी का प्रतिरोध, IS इसमें से बहने वाली धारा, S इस शंट प्रतिरोध का मान है। इस IS की जो वैल्यू है वो उठाकर हम यहां पुट कर देंगे तो IG इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G इक्वल टू I माइनस IG इंटू S हमारे पास में निकलकर आ गया है दोस्तों। यदि यहां से हम IG की वैल्यू फाइंड आउट करें कि IG का जो मान है वो कितना है, IG की जो वैल्यू है वो कितनी है, या जो शंट प्रतिरोध है उसका मान कितना है, शंट प्रतिरोध की भी वैल्यू भी यहां पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। IG का मान भी यहां पर हम ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं शंट प्रतिरोध की बात करूं तो शंट प्रतिरोध है वो हमारे पास में आ गया है दोस्तों S इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू में आ गया है कैपिटल G। ये हमारे पास में शंट प्रतिरोध की वैल्यू आ गई है। अब देखिए इस फॉर्मूले में जो भी राशियां प्रयुक्त हुई है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये G है वो है धारा मापी का प्रतिरोध। आपको यदि ये कहें कि धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध तो भी ये G होता है। तो ये धारा मापी का प्रतिरोध है दोस्तों और ये शंट प्रतिरोध की तुलना में काफी ज्यादा होता है। ये जो IG है वो है धारा मापी में से बहने वाली धारा या पूर्ण स्केल पर धारा का मान। देखिए दोस्तों, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं तब इस तरीके से आता है कि धारा मापी के जो पूर्ण स्केल पर धारा का मान है वो इतना है, इसका मतलब वो IG की वैल्यू है। तो ये है धारा मापी के पूर्ण स्केल पर धारा का मान।
पर धारा का मान और ये जो I है वो है एमीटर की प्रास या एमीटर में से बहने वाली धारा। एमीटर की प्रास भी कह सकते हैं, एमीटर में से बहने वाली धारा भी इसको कहा जा सकता है दोस्तों। तो आप लोगों को यहां पर इस फॉर्मूले में जो राशियां प्रयुक्त हो रही है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ में हमें इस फॉर्मूले से यहां से ये भी देख सकते हैं कि जो धारा मापी है उसमें से कितनी धारा बह रही है, कि धारा मापी में पूर्ण स्केल के लिए कितनी धारा बह रही है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो Ig की वैल्यू निकल कर आएगी। अब मैं Ig का मान निकाल रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए Ig इंटू एस, तो यहां से Ig इंटू कैपिटल G प्लस Ig इंटू कैपिटल S बराबर I इंटू एस। Ig यहां से हम ले लेंगे कॉमन, तो G प्लस में S इक्वल टू I इंटू एस। यहां से हमारे पास में जो Ig है उसकी वैल्यू निकल कर आ रही है S अपॉन में G प्लस S इंटू में I। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास में फॉर्मूला धारा मापी में पूर्ण स्केल की स्थिति में बहने वाली धारा या धारा मापी में से प्रयुक्त धारा, ये कुल धारा की S बटे में G प्लस S गुणा होती है। अब एमीटर का प्रतिरोध, एमीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना है, एमीटर का प्रतिरोध उसको हम RA से पुट कर दें तो ये जो दोनों प्रतिरोध हैं वो एमीटर के प्रतिरोध ही हैं और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। RA बराबर 1 बटे में G प्लस 1 बटे में S और यहां से हम G प्लस S बटे में GS पुट कर सकते हैं और RA बराबर आ जाएगा आपके पास में G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। ये हमारे पास में आ गया एमीटर का प्रतिरोध। और ये जो शंट प्रतिरोध होता है दोस्तों काफी छोटा होता है, ये जो S होता है वो G की तुलना में काफी छोटा होता है, तो हम इस S को यहां पर नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो RA का जो मान आएगा हमारे पास में G इंटू एस अपॉन में S को जब छोड़ दिया तो यहां पर आ गया G से G कट गया तो हमारे पास में S रह जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एमीटर है उसका प्रतिरोध शंट प्रतिरोध के लगभग बराबर होता है, शंट प्रतिरोध के तुल्य होता है दोस्तों। तो ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों एमीटर का प्रतिरोध जो कि शंट प्रतिरोध के तुल्य है, शंट प्रतिरोध के बराबर है दोस्तों। आप लोगों को एमीटर के बारे में अच्छे से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद दोस्तों।